नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं हूं जीवन सर और आज हम आपका सीडीपी का तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आपको 2 क्लासेस दिए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर से देख लें। ये आपका तीसरा क्लास है जो कि वंशानुक्रम एवं वातावरण पर है। इसमें हमने 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया है कि वंशानुक्रम क्या है, बीजगणित का सिद्धांत क्या है, प्रकृति पोषण विवाद क्या है। इसके अलावा हॉलैंड डगलस ने क्या कहा है, जुड़वा बच्चों के बारे में, गाल्टन के सिद्धांत के बारे में, मेंडल के सिद्धांत के बारे में, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, डार्विन ने क्या कहा, लेमार्क ने क्या कहा, ये सभी बातें जानेंगे। सोरेनसन, वाटसन ने क्या क्या बातें कही है, प्रकृति पोषण विवाद क्या है, सारी बातों को जानेंगे और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में ये सवाल आते हैं और आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल पहला यह है कि वंशानुक्रम क्या होता है। तो वंशानुक्रम वह होता है, वह गुणसूत्र यानी वह जो भी सूक्ष्म तत्व है जो उसके माता पिता से अपने संतान को प्राप्त होता है, ये हमारा वंशानुक्रम कहलाता है और सब में ऐसा होता है। ठीक है, सभी प्राणियों में। डगलस और हॉलैंड के अनुसार एक प्राणी के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिन्हें वह माता पिता व अन्य पूर्वजों से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। जो आपका माता पिता या आपके पूर्वज से बच्चों में जाएगा, जो गुण या जो गुणसूत्र, जो विशेषताएं जाएंगी, वो आपका वंशानुक्रम कहलाएगा। अब कह रहा है कि वंशानुक्रम और जुड़वा बच्चे। तो कभी कभी माँ के गर्भ में 2 बच्चे पलने लगते हैं, इन्हें जुड़वा बच्चे कहते हैं, है ना। तो जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के, तो एक समान जुड़वा बच्चे, दूसरा असमान जुड़वा बच्चे। तो यदि जुड़वे बच्चे का लिंग, रंग, रूप, स्वभाव एक दूसरे से मिलता है, यानी दोनों लड़का है या फिर दोनों लड़की है, तो हम कहेंगे समान जुड़वा बच्चा है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो गए, जैसे कि लिंग, रंग, रूप, स्वभाव एक दूसरे से अलग अलग है, तो असमान जुड़वा बच्चे, यानी एक लड़का और एक लड़की। वंशानुक्रम के सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट में आता है एक बीजमैन का सिद्धांत। ठीक है, तो बीजमैन ने एक सिद्धांत दिया था, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत दिया है बीजमैन ने, याद रखिएगा, नाम से भी आसान है। अब उन्होंने कहा कि मानव के शरीर में 2 प्रकार के कोष होते हैं, एक दैहिक कोष, दूसरा उत्पादक कोष। दैहिक कोष का कार्य होता है शरीर की संरचना को आकार प्रदान करना और दूसरा उत्पादक कोष का कार्य होता है जन्म देना। क्रो एंड क्रो के अनुसार बच्चे आवश्यक योग्यताएं और क्षमताएं अपने माता पिता से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण के आधार पर कुशलता निर्भर करती। सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। अब है गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत। गाल्टन ने कहा है कि संतान में सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि सभी पूर्वजों के घटते हुए प्रभाव के आधार पर कुछ ना कुछ योगदान मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि गाल्टन कहना चाहते हैं कि भले कि आप बच्चे में गुण आया, तो ये नहीं कह सकते कि उसके दादा दादी या पूर्वज का गुण नहीं आएगा, आएगा, लेकिन धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। शुरुआत में ज्यादा आएगा, धीरे 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 धीरे, जैसे कि एक पीढ़ी की शुरुआत हुई तो एक्स का गुण आ गया, फिर जब उसका बेटा हुआ तो उसमें थोड़ा एक्स का गुण कम जाएगा, फिर उसका बेटा होगा या उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, तो ये जो गुण है धीरे धीरे घटते क्रम में आएगा। मेंडल का तो आप मत समझिए, कम कम मत आकिए। मेंडल तो कई बार पूछा है। पूरा नाम जॉन ग्रेगर मेंडल, कहाँ के निवासी, तो ऑस्ट्रिया के निवासी। पेशे से पादरी थे लेकिन रुचि अध्ययन में थी और इसी के कारण उन्होंने कई सारे अनुसंधान किए जो फेमस है। उन्होंने चूहा, मुर्गी, मटर सब पर प्रयोग किया, लेकिन मटर का जो प्रयोग है उसका सबसे फेमस है ना। तो इसीलिए इन्हें वनस्पति शास्त्री और वंशक्रम के अनुसंधानकर्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कई मटरों की प्रजातियों पर प्रयोग किया, तो इसमें जो लंबा और बौना वाला प्रयोग है वो सबसे प्रसिद्ध है, जिसके कुछ परिणाम निकल के आए। तो पहला परिणाम उसने देखा कि पहली बार संकर प्रजाति के मटर के पौधे सभी लंबे थे, यानी 100% का सिद्धांत हो गया। ये क्या हो गया, ये 100% का सिद्धांत, एकदम सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। दूसरा, जब पुनः रोपा गया तो 3:1 हो गया, यानी लंबा वाला 3 भाग में और बौना वाला 1 भाग आ गया। फिर जब पुनः रोपा गया तो लंबा वाला 1 भाग रह गया
और बोना वाला 3 भाग में हुआ, यानी कि जीन में बदलाव हो गए। तो इस आधार पर जॉन ग्रेगर मेंडल ने 2 नियम बना दिए। क्या नियम बनाया? प्रभावशीलता या प्रधानता का नियम। उन्होंने कहा कि जब 2 अलग अलग गुणों वाले प्रजातियों से वर्ण संकर कराया जाता है तो उनमें गुण प्रभावशील होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा पृथकता का नियम या अलगाव का नियम। कहा कि धीरे धीरे प्रजातियों के गुण पहले की तुलना में कम होने लगते हैं और एक समय आके खत्म हो जाते हैं। अब डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत यह है कि अगर कोई जीव समय के अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं करेगा, उसमें समायोजन नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा, तो वह समाप्त हो जाएगा। जैसा कि डायनासोर, उसके आगे के 2 पैर छोटे होते थे, पीछे का 2 पैर बड़ा होता था, शरीर भारी, वो भाग नहीं पाते थे, तो वो समाप्त हो गए। उसने समय के साथ बदलाव नहीं किया, इंसानों ने किया। पहले देखिए हेलमेट की तरह सिर होता था, अब छोटा सिर हो गया, अब चतुर ज्यादा हो गया, है कि नहीं? ये डार्विन का सिद्धांत है। लेमार्क का सिद्धांत ये कहता है कि सेम टू सेम है, लगभग लगभग सेम टू सेम है। उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन करने की या समायोजन करने की क्षमता जो होती है बच्चों में, वो जन्म से होती है, वो सीखना नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे आ जाती है। सब बच्चों में ऑटोमेटिक एडजस्ट करना सीख जाते हैं। जैसे कि आप पहले शहरों में कोई छोटा बच्चा जाएगा गांव से, उसको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ दिन शहर में रह जाएगा, अब आराम से सड़क पार कर लेगा। ये कहा था। अब है वंश क्रम संबंधी नियम। तो पहला है समानता का नियम। समानता का नियम ऐसा ये कहता है कि जैसा माँ बाप होगा वैसे ही बच्चे होंगे, क्योंकि माँ बाप का गुण बच्चों में आना स्वाभाविक सी बात है। गोरे माँ बाप के बच्चे गोरे ही पैदा होते हैं, बुद्धिमान के माँ बाप के बुद्धिमान पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है। विभिन्नता का भी नियम होता है। आपने देखा होगा कि कभी चोर के घर में भी पुलिस पैदा हो जाता है और पुलिस वाले के घर में भी चोर पैदा हो जाता है। स्वरनसेन के अनुसार बच्चों में असमानता के पीछे बीजमैन का जो उत्पादक कोष है उसका हाथ होता है। 2 कोष कहा था बीजमैन ने, एक दैहिक कोष और एक कहा था उत्पादक कोष। तो ये जो बच्चों में भिन्नता आती है ये उत्पादक कोष के कारण आती है। और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार मनुष्य में संक्रमण हेतु औसत की ओर जाने की स्वाभाविक आंतरिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे माता पिता के बच्चे औसत से अधिक लंबे होते हैं, परंतु माँ बाप जैसे नहीं होते। मतलब प्रत्यागमन का सिद्धांत कर रहा है कि गुण तो आता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% उतना ही होगा, ये नहीं कह सकते हैं। तो ये आपने देखा अनुवांशिकता। अब हम देखेंगे वातावरण। तो वातावरण क्या है? बोरिंग और लैगफीड व वेल के अनुसार जीव को छोड़ दीजिए, यानी जो जीव, मान लीजिए एक मुर्गी का बच्चा लेते हैं, उसको छोड़ के बाद बाकी जितना भी चीज उसके आसपास है जो उसको प्रभावित करता है वो वातावरण कहलाएगा। वुडवर्थ और मर्कवस के अनुसार वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपने जीवन प्रारंभ करने से समय से प्रभावित किया है, तो वो सभी वातावरण में आ जाएगा। अब है वंशानुकरण और वातावरण का सापेक्षिक महत्व। इस बात पर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है कि अधिक महत्व किसे देना चाहिए, वंशानुक्रम को या वातावरण को। कुछ का मानना है कि वंशानुकरण को ज्यादा महत्व दीजिए, तो कुछ का मानना है कि वातावरण को ज्यादा महत्व दीजिए। और इसी को कहते हैं प्रकृति पोषण विवाद। याद रखिएगा, प्रकृति पोषण विवाद क्या है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना, मनोवैज्ञानिक ज्यादा जिम्मेदार वातावरण होता है, कुछ का मानना नहीं, अनुवांशिकता ज्यादा महत्व कारक होता है। इसी को कहते हैं प्रकृति पोषण विवाद। और वाटसन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जो आप चाहते हैं। और याद रखिएगा सबका मैं प्रयोग भी बताऊंगा आपको। अभी तो क्लासेस छोटा छोटा ले रहा हूँ, फिर मैं थ्योरी, एक होता है ना कि किसने किस पर प्रयोग किया था, जैसे कि थॉर्नडाइक का हो गया, स्किनर का हो गया, वाटसन का हो गया, पावलोव का हो गया, और गेस्टाल्टवादी जो वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, इन सब का भी बताऊंगा, सारा बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कर लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन की दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस जैसे ही अपलोड करूं आपको मिल जाए। मिलेंगे इसी तरह क्लासों में, तब तक के लिए धन्यवाद।